आज कहानी स्टार्ट होने वाली है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लेक्चर 2 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। और आज प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि बायवुड-सेविट्स लॉ की एप्लीकेशन क्या-क्या है। जैसे कि इनमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से कैसे निकालते हैं। अब आज के लेक्चर में स्ट्रेट सेगमेंट के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो फाइनाइट लेंथ की एक वायर हो, चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ की वायर हो, चाहे किसी पॉइंट के क्रॉस सेमी इनफाइनाइट हो, मतलब एक तरफ इनफाइनाइट हो दूसरी तरफ हो ही ना, चाहे उस ब्लॉक को अगर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया हो, या उस वायर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया गया हो, या फिर ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया गया हो, तो ये अलग अलग केसेस के अंदर पूछा जाता है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके सारे केसेस आज मैं बताने वाला हूं आपको, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी दिखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा सा लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ हम क्या पढ़ ले वाले हैं, स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर के केस में अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। सबसे पहले हम किसी फाइनाइट वायर का निकालेंगे। पहला केस है केस 1, एंड केस 1 इज अबाउट फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर आई होप आप समझते हैं, एक स्पेसिफिक लेंथ की वायर की चर्चा होनी है। अब इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे बायवुड-सेविट्स लॉ की, और शायद ये लॉ आपको ध्यान होगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया भी है कि किसी भी छोटे से लेंथ सेगमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, इजंट इट। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है कि किसी भी छोटे से लाइन सेगमेंट के लिए किसी भी पॉइंट P के ऊपर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसकी पोजीशन वेक्टर r है, तो ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये खूबसूरत सा फॉर्मूला है, इसी की हेल्प से हम फाइनाइट वायर के लिए निकालने वाले हैं। तो फाइनाइट वायर को आप थोड़ा समझिए। मान लिया आपके पास एक वायर है ये, और यहाँ कोई पॉइंट P है जहां आपको ये निकालना है, पॉइंट P। हालांकि जब आप आगे सीखेंगे तो उसमें आपको एक एम्पियर सर्कुलर लॉ सीखने को मिलेगा, जिसमें B डॉट DL इज इक्वल टू 2 पाई R। गॉस लॉ की तरह इलेक्ट्रोस्टैट में एक एम्पियर लूप बनाते हैं, और B डॉट DL का इंटीग्रल 2 पाई R होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है दो लाइन में। लेकिन वो इनफाइनाइट वायर के लिए यूज करते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, हर जगह यूज नहीं कर सकते। फाइनाइट वायर के लिए यूज नहीं कर सकते, वो भी तब जब नॉन सिमेट्रिकल केसेस हो, तब तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए फाइनाइट वायर के अंदर जहां एंड्स फिक्स्ड हो, यहां से लेकर के यहां तक है, सपोज इसके अंदर जो करंट पास कर रहा है वो आई करंट पास कर रहा है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज डी डिस्टेंस है, और यहां इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अभी आप क्या करोगे, दोनों ही पॉइंट से मान लो आपको एंगल भी गिवन है, ये वाला एंगल है अल्फा और यहां से ये वाला एंगल है बीटा। आपको ये दोनों एंगल गिवन है, और इस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि आखिर यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले थोड़ी पोलैरिटी देखिए। अगर फ्लो ऐसे कर रहा है तो फ्लो के लेफ्ट में आउटवर्ड होगी, यानी यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी होगी, नॉर्थ को आप क्रॉस कह सकते हो, और यहाँ जो होगी साउथ होगी, साउथ को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, अंदर की तरफ पोलैरिटी जाएगी। तो इस पूरे सेगमेंट की वजह से यहाँ जो पोलैरिटी होगी अंदर की तरफ साउथ पोलैरिटी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने कैसे। तो एक बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वहां ये पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव पर्पज से इसका सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको एक बार डेरिवेशन रिकॉल कर देता हूं कि एक छोटा सा सेगमेंट कोई भी यहाँ डीएल मान लेना होता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, फिलहाल मान लेते हैं कोई एक छोटा सा सेगमेंट चूज करो एल, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप आर मान लो, और इस इंस्टेंस के ऊपर जो एंगल है उस एंगल को आप थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर आप इसको थीटा मानते हो, क्योंकि अल्फा बीटा गिवन है इसलिए मैं ये वाला मान रहा हूं, अगर आपने इसको थीटा माना हुआ है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और जब बायवुड-सेविट्स लॉ लगाते हैं तो ये वाला थीटा कौन सा होता है,
किसी भी लेंथ सेगमेंट से ये वाला एंगल थीटा होता है, तो अपने को तो ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा अगर मैंने इसको थीटा माना हुआ है तो, क्योंकि कल को थीटा की लिमिट लेनी होगी तो अल्फा और बीटा ले सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला एंगल थीटा मान लिया किसी इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि यहां से ऐसे वाला ये वाला एंगल थीटा ले लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करें और क्या करें। तो हियर फ्रॉम बायोट-सेविट्स लॉ, फ्रॉम बायोट आप क्या करोगे, dB कैन बी रिटन एज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट आई हो जाएगा, मान लेते हैं इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई, और लेंथ सेगमेंट dl पहले से ही आपको पता है। ये वाला एंगल कितना है, साइन एंगल यहाँ है 90 माइनस थीटा, इस वाले एंगल के प्रोस्पेक्ट में हमें लेना तो ये वाला एंगल होता है, तो आप ले सकते हो साइन 90 माइनस थीटा और अपॉन व्हाट आर स्क्वायर। आई होप आपको ये वाली कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब आप चाहो तो यहाँ कुछ और लिख सकते हो, जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई dl और ये वाला टर्म हो जाएगा cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ये dB का फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि हमें एक बहुत छोटे से सेगमेंट की बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड पता है और हमें एक बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बिफोर इंटीग्रेशन आप एक लॉजिक समझो, ये dl है, ये r है जो कि समय के साथ बदल रहा है, dl में भी वेरिएशन है, dl तो बहुत छोटा सा है तो बड़ा dl आएगा, तो यानी dl वेरिएबल है, ये बढ़ने वाला है कल को। ये जो थीटा है cos थीटा, ये वाला थीटा, ये भी एंगल कांस्टेंट नहीं है, तो हर इंस्टेंस पे बदल रहा है, तो ये भी वेरिएबल और r भी वेरिएबल। r यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये d से लेकर के और इतनी डिस्टेंस तक इंक्रीज हो रही है लगातार, यानी इन तीनों क्वांटिटीज में वेरिएशन है, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस cos को भी लेंथ के रेस्पेक्ट में, r को भी लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज कर ले, कोई एक वेरिएबल में ले आए जिससे कि इंटीग्रेट करना आसान हो, या फिर इस dl और इस r को थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज कर लें और थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें। मतलब ये है कि अगर अलग अलग तरीके के वेरिएबल हों और सारे अगर एक दूसरे पर डिपेंड करते हो तो किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना आसान उपाय है, ये आपको पता है। ऐसा करने से इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, इजंट इट। अब कौन सा सही चॉइस है, लेंथ थीटा को लेंथ में या लेंथ को थीटा में? तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में अल्फा एंगल की वैल्यूज और यहाँ बीटा ये दोनों दे रखा है। तो अगर एंगल के फॉर्मेट में दे रखा है तो इन दोनों को एंगल में कन्वर्ट कर लेना ज्यादा अच्छा उपाय है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको एंगल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो बहुत ही आसान है। आप देखिए यहां से अगर आप ध्यान देखें तो हियर सबसे पहले तो r की बात समझिए कि r क्या है। तो अगर आप ट्रायंगल से सोचें तो ये d है और ये l है, तो r क्या हो जाएगा, तो r का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, जिसमें से d कांस्टेंट है और ये l वेरिएबल है, इजंट इट। तो r का फॉर्मूला l के फॉर्म में आ गया, पहली चीज तो ये। दूसरा जरा dl पे आ जाइए, जरा l पे आइए, सबसे पहले तो l पे। तो थीटा, कल को मैं l को थीटा के फॉर्म में चेंज करना चाह रहा हूं, तो क्या l थीटा और d दिया हुआ है कांस्टेंट, तो क्या l d थीटा मिला करके क्या एक रिलेशन बन सकता है, हियर tan थीटा कैन बी रिटन इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान देंगे तो l बाई डी हो जाएगा। जरा गौर करिए, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन, l और बेस कौन d, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, l बाई डी। अब अगर tan थीटा l बाई डी हो गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, l बाई डी, तो यहां से l विल बी इक्वल टू व्हाट, d tan थीटा, isn't it? L will be equals to what? d tan theta। तो पहली तो लेंथ की वैल्यू थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जिसमें से ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, तो L भी वेरिएबल है तो L थीटा के फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये कांस्टेंट है और ये L वेरिएबल है, तो क्या क्या इसको लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू लिखी जा सकती है d स्क्वायर, सो आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, L स्क्वायर और प्लस d स्क्वायर में से आप चाहो तो L स्क्वायर को लिख सकते हो दिस d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस d स्क्वायर। आप देखोगे तो यहां अगर ये वैल्यू थोड़ी सी और देखें तो
तो डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू। और शायद आप जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू प्योरली थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिसमें ये किसकी वैल्यू है डी स्क्वायर। तो यहाँ आने वाले आर स्क्वायर को तो हमने एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज कर लिया। अब एक बात और, ऑल्सो अगर आप ध्यान देंगे तो L इज इक्वल टू डी टेन थीटा है, थीटा के फंक्शन में है। तो अगर dl बाई डी थीटा कर लें, क्या कर लें, dl बाई डी थीटा, यानी कि L को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या हो जाएगा, d बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और d बाई डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, इजंट इट, ये हो जाएगा। सो dl की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, d सेक स्क्वायर थीटा, और d थीटा को राइट साइड ले जाओ तो आप लिख सकते हो d थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, dl की। तो दो वैल्यूज हमारे काम की हैं, हमने दोनों को कन्वर्ट कर डाला। मैंने क्या कहा था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, ये ऑलरेडी थीटा में है। dl और r स्क्वायर इन दोनों को एंगल के फॉर्म में चेंज करना था, तो dl को एंगल के फॉर्म में ये चेंज कर लिया, और r स्क्वायर को एंगल के फॉर्म में ये चेंज कर लिया। तो अब अगर इन दोनों वैल्यूज को यहां रख दें, कौन से वाले में, अगर यहां रख दें, सो dv कैन बी रिटन एज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट था। अब ध्यान दीजिए, dl को क्या लिख सकते हैं, तो dl को आप देखेंगे यहां, तो d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा लिखा जा सकता है, d सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, और इसके आगे cos थीटा तो है ही, वो तो बचा ही हुआ है। और r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये r स्क्वायर की वैल्यू अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ देखें, r स्क्वायर विल बी इक्वल टू d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इजंट इट। तो ये आ गया d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, एक d एक पावर से गया, बचा पावर 1। सो ओवरऑल dv की जो वैल्यू आ गई वो आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और एक d यहाँ बचा है तो 4 पाई d को ले लीजिए, और यहाँ बचा cos थीटा, तो यहाँ आ गया cos थीटा और d थीटा। आसान सा एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर आपने दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो dv का इंटीग्रल हो जाएगा b म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d आ जाएगा बाहर, और सीधा सीधा कर देता हूं, cos थीटा का होता है प्लस साइन थीटा, यस और नो। बस रेंज क्या ले लेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब आप इसको रेंज लोगे, इंटीग्रेट करोगे तो रेंज ले लोगे। अगर आप ध्यान दो तो जब इस ट्रायंगल में आप, पुराने वाले ट्रायंगल में रेंज क्या होगा, तो अगर आप फाइनल इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जो रेंज है थीटा 1 की जो वैल्यू है वो देखा जाए तो माइनस अल्फा है, और थीटा 2 की वैल्यू प्लस बीटा है। ऐसा क्यों मान रहा हूं, ये अगर मीन पोजीशन है तो इससे इधर की तरफ बढ़ना, क्लॉकवाइज बढ़ना अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगी, या फिर अल्फा से पॉजिटिव अल्फा से नेगेटिव बीटा तक जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर मैं इधर से इधर ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो इधर से वापस वाले एंगल को क्या मुझे माइनस में लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ रेंज मैंने माइनस अल्फा चूज किया हुआ है, क्योंकि अपना टारगेट है यहां से यहां तक निकालना, ऊपर तक। अब मुझे अगर यहां से ऊपर जाना है लेकिन मुझे पीछे से भी कवर करते हुए आना है, तो पीछे वाले को क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स, यस और नो, यानी माइनस अल्फा माइनस थीटा नेगेटिव लेना पड़ेगा। यही साइन कन्वेंशन है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि अपना टारगेट है यहां से यहां तक को कवर करना, तो अगर यहाँ के पीछे जाके थोड़ा और कवर करना है तो उसको नेगेटिव टाइम्स लेना पड़ेगा। यही कारण है कि जब आप इसमें रेंज एनालिसिस करते हो, यहाँ पे रेंज लेते हो, तो रेंज लेते हो तो क्या होता है, माइनस अल्फा से चाहो तो बीटा तक कर लो। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस का हो जाएगा साइन, अब साइन थीटा की जगह रखोगे बीटा, माइनस नेगेटिव साइन साइन माइनस अल्फा। अब आप एक कहानी पहले से जानते हो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन माइनस थीटा एक आइडेंटिटी है, साइन माइनस थीटा का मतलब कहां चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव,
तो साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा के इक्वल हो जाता है, तो माइनस इस माइनस से टकराएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो जो बी का फॉर्मूला आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, या फिर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये जो खूबसूरत फॉर्मूला है यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के अराउंड सारी कैलकुलेशन होनी है। किसी भी फाइनाइट वायर के लिए आपको ऑलवेज ध्यान रखना है यही फॉर्मूला काम में आना है हमेशा से। तो अभी आपको एक बात पता लग गई कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हमारा फॉर्मूला डेराइव हो गया कहीं ना कहीं। आइए समझते हैं इस कहानी को। अब बायोट-सेवर्ट्स लॉ से किसी फाइनाइट वायर के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला हुआ है। अब इसमें अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। केस वन का मतलब वायर इज इनफाइनाइट। अगर मान लेते हैं कि वायर कैसा है, इनफाइनाइट है। अगर वायर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का क्या मतलब है, मतलब अनंत तक जा रहा है, मतलब पूरी नीचे ऐसे और ऐसे है, और यहां किसी पॉइंट पे निकालना है। तो अगर ये सच में बहुत ऊंचा है तो क्या ये वाला एंगल अप्रॉक्स 90 डिग्री हो जाएगा, इजंट इट, और नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर दोनों तरफ से वायर इनफाइनाइट है तो क्या इनफाइनाइट के केस के अंदर हियर अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे में साइन अल्फा और साइन बीटा इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू साइन बीटा विल बी इक्वल्स टू 1, यस और नो 1। अब आप ध्यान देंगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 2 से कटेगा। सो ऐसे केस में बी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। किसी भी इनफाइनाइट वायर के लिए यही फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। तो फाइनाइट वायर पता लग गया, इनफाइनाइट वायर पता लग गया। इसी में एक और केस, ठीक है, केस नंबर 3 अगर देखें तो केस 3 या सॉरी केस 2 सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट। हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब वर्ड है कि सेमी इनफाइनाइट कोई वर्ड होता भी है, होता तो नहीं है, इसको अपने फ्रेम के लिए हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते एक वायर है और यहां एक पॉइंट है, पॉइंट पी, राइट। अब इस तरफ से ये वायर इनफाइनाइट है और दूसरी तरफ से है ही नहीं। आप देख रहे हैं, अगर नीचे भी होता और ऊपर भी होता तब तो दोनों तरफ से इनफाइनाइट होता, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक तरफ से इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ से वायर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हियर एक मान लो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक तरफ से एंगल 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, तो रहेगा ही। साइन अल्फा की जगह रख देंगे 0 और साइन बीटा की जगह साइन 90 का मतलब 1। तो बी सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अगर कभी सेमी इनफाइनाइट कोई आता है, यानी किसी पॉइंट के एक तरफ वाली वायर में देखनी है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ऑलवेज ध्यान रखना है। तो दो बातें हो गई, एक तो सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट केस। ओके, अब इसमें एक और केस देखिए। मान लिया इसी सेमी इनफाइनाइट में यहां वायर ऐसे है लेकिन पॉइंट कहीं यहां है, फाइनाइट में, सॉरी स्पेशल केस ऑफ फाइनाइट, ठीक है, केस ऑफ फाइनाइट। अब फाइनाइट वायर का एक स्पेशल केस देखिए, यहां से ये वाला एंगल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अल्फा है और यहां से ये वाला एंगल कितना है, तो आंसर इज बीटा है। आपको बताना है इस वायर की वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी क्वेश्चन मार्क, वो कितनी होगी। आप समझ पा रहे हैं, मतलब कोई पॉइंट से और यहां से ये वाली डिस्टेंस दे रखी है डी यहां से, लेकिन वायर यहां नहीं है, वायर थोड़ा ऊपर है, वायर यहां से यहां तक है, और इस वायर की वजह से यहां दे रखा है, और ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये वायर यहां से होता
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये वायर यहां से यहां तक होता तो इसमें अल्फा की वैल्यू तो 0 है, यार अल्फा इज इक्वल टू 0, तो बी का फॉर्मूला इतना तो पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी होता है, यस और नो। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अल्फा नीचे वाला एंगल तो 0 है, अब साइन बीटा कितना है, मतलब जो नीचे वाला डाउनवर्ड, थीटा डाउनवर्ड, इसको अल्फा मत मानिए क्योंकि अल्फा यहां दे रखा। अगर नीचे 0 है और वायर यहां से शुरू होता तो यहां से यहां तक की जो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या वो बीटा होती, यस और नो। तो यहां ले लेते सिंपली सिंपली बीटा, लेकिन अभी बीटा नहीं है, अभी अल्फा से बीटा, मतलब यहां से यहां तक हमारे को निकालना है। ये पूरा एंगल बीटा है और ये पूरा एंगल अल्फा है, तो क्यों ना ऐसा करें, इस पूरे में से इसको अगर माइनस कर दें, जैसे अगर इतना वायर होता तो उसका कितना हो जाता, साइन अल्फा, सेम वैल्यू होती और साइन अल्फा हो जाता। तो अगर इस पूरे में से यहां तक में, यहां से यहां तक को माइनस कर दे तो क्या यहां से यहां तक बचेगा, अप्रोच समझ रहे हैं। इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दें, इसको कैसे निकालेंगे, अल्फा को, यानी कि अगर इस पूरे में से इस वाले सेगमेंट को माइनस कर दे तो ये बचेगा ये वाले सेगमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि इस सेगमेंट को कैसे निकालेंगे, तो इस सेगमेंट के लिए अल्फा है, तो क्यों ना उसको माइनस कर दें, साइन अल्फा। नहीं समझे, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन बीटा और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा इस पार्ट का होता, तो इस पूरे में से इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो बचेगा इस वाले पार्ट का, इसीलिए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा करेंगे। तो आई होप आपको ध्यान रखना है कि कब साइन प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो हमने बीच में प्लस होना था, ये माइनस कहां से आ गया, ये माइनस इस सेगमेंट की वजह से होता है, यहां से यहां तक का बीटा है, फिर यहां से यहां तक का अल्फा है, तो इस पूरे बीटा में से अल्फा निकाल दिया तो इस बीच वाले सेगमेंट का पता लगा, कंफर्म है। ये वाला जो एंगल भी है वो कितना है, बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा करके हमने ये मत करिएगा कि एंगल ले लिया साइन बीटा माइनस अल्फा और यहाँ लिख दिया साइन बीटा माइनस अल्फा, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा ये फॉर्मूला यहां से यहां तक का है, तो यहां से यहां तक बीटा है, फिर उसमें से यहां से यहां तक अल्फा है, तो साइन बीटा में से साइन अल्फा माइनस करेंगे तो हमारे को ये वाला टर्म आएगा। तो आई होप कि आप अभी तक ये चारों केस समझ गए, चार केस में से एक फाइनाइट वायर, एक इनफाइनाइट वायर, एक सेमी इनफाइनाइट वायर और एक ये वाला केस फाइनाइट में एक स्पेशल केस, तो ये चार केसेस मैंने आपको यहां तक कराए हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक की कहानी क्लैरिटी के साथ समझ आई बिना किसी दिक्कत के। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ध्यान रखिएगा, जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट वायर में, उसमें आपको ध्यान रखना है फाइनाइट वायर में या इनफाइनाइट वायर में कोई भी एक पर्टिकुलर केस आ गया तो उसमें एक तरफ का एंगल निकालना है अल्फा, दूसरी तरफ का एंगल निकालना है बीटा और लेकर के सॉल्व करना है। ये वाली डिस्टेंस, कई बार ये वाली डिस्टेंस दे देते हैं या नहीं देते हैं, ये वाली डिस्टेंस पता होती है तो वो रिजोल्यूशन के थ्रू आप निकाल सकते हो, रिजोल्यूशन के थ्रू। मान लो आपको ये वाली डिस्टेंस दे दिया और ये वाली डिस्टेंस निकालना है और ये वाला अल्फा पता है, तो ये वाला निकालने के लिए मान लो ये एक्स पता है, तो अभी ये निकालना है और ये पता है, तो कॉस अल्फा लगा सकते हो, तो कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू डी बाई एक्स, सो डी कैन बी रिटन इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा, आप ऐसे सॉल्व करके निकाल लेंगे, राइट। कई बार ऐसा होता है कि ये जो पूरा रेशियो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 3 के ठीक सामने वाला एंगल 37 डिग्री होता है। कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर 3 4 5 के रेशियो में है तो ये वाला एंगल 37 और ये वाला एंगल कितना होता है 53 डिग्री। तो यहाँ बहुत काम आता है, कल को आपसे पूछा जाए कि cos 37 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है। ऐसे ही sin 37 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप 3/5 रख लेंगे। तो ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, इनके भी यूजेस हम लोग अक्सर करते हैं। तो आई होप आपको पहले 4 केस पता लग गए। अब पहले 4 के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी कि इन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है और इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 5 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है कि आप मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर बताओ। अब जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था
ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हुआ क्या, ये वाली डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो 6 का आधा करना तो ये हो जाएगा 3। अगर ये 3 है और ये 5 है तो क्या ये ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। पाइथागोरियन इंटरपोलेट फॉर्म कर रहे हैं ये, इजंट इट। समझ आया नहीं आया? तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 है तो ये वाला एंगल भी निकालना बहुत आसान है, 3 4 5 का रेशियो है। तो जैसा मैंने पीछे कहा था कि 37 और 53 डिग्री। अब ये इसके सामने छोटी वाली साइड है, 3 और 4 में से छोटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। तो इधर वाली साइड भी हो जाएगी 37 डिग्री। यस और नो? तो बस आ गया। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0I/4πd। यस और नो? और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अल्फा बीटा सेम है तो कोई एक एंगल कर देते हैं साइन थीटा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा में 2 यहां आ गया और साइन थीटा यहां आ गया, इजंट इट? बस आपको सबकी वैल्यू प्लेस करनी है। तो सबकी वैल्यू प्लेस करोगे तो 2 इंटू μ0/4π की वैल्यू पता नहीं आपको याद है या नहीं है, 10⁻⁻7, क्योंकि यहाँ वैल्यूज के फॉर्म में निकालनी है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, μ0/4π बायोट-सेविट्स लॉ में इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। इसकी वैल्यू आपको ऑलवेज याद रखनी है 10⁻⁻7, या फिर μ0 की वैल्यू आप याद रख सकते हो 4π इंटू 10⁻⁻7। यस और नो? आप इसको याद रख सकते हो इस तरीके से, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो अब क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट होती है। तो खैर μ0/4π की वैल्यू हो गई 10⁻⁻7। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर आप ध्यान देंगे तो आई करंट 5 एम्पियर, तो यहां हो जाएगा 5। और साइन थीटा में साइन 37 है। अब साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, 3/5 और अपॉन डी डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, तो 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए क्योंकि मीटर में सारी वैल्यूज देनी होती है। तो आप देखेंगे तो 5 से 5 गया, यस और नो? और अगर आप देखेंगे तो यह आ जाएगा 2 से 2 गया, और 2 से 3 काटेंगे तो 1.5। तो इसका मतलब जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई 1.5 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर प्लस 100, तो माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। क्या ऑप्शन में है, 1.5 इंटू 10⁻5। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको ध्यान रहेगा कि कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को इक्वेट करना था और इस लाइन सेगमेंट की वजह से निकालना है। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन यहां आ रहा है तो आप बेसिक फार्मूला लगाएंगे और इसको यूज करेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बड़ा पॉपुलर है, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर या फिर फाइनाइट स्ट्रेट वायर के अंदर, और केस ऑफ या इंटरनल इनसाइड द वायर, आप भी आप कहिए इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर। इस ये काफी पॉपुलर है, इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे बहुत आए हुए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इनसाइड द वायर का क्या मतलब है, देखिए दो तरह के वायर आते हैं। केस 1 में मान लेते हैं कोई वायर होलो है, होलो वायर, राइट। होलो वायर का मतलब, अगर जैसे मान लिया ये वाला केस है और इसमें कोई वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है लेकिन अंदर से खाली है, खोखली है। अगर अंदर से खाली है, सारा करंट इसके सरफेस पे होगा। अगर सारा करंट सरफेस पे होगा तो अगर इस पॉइंट से, अगर आप ध्यान देंगे, और इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस r है, सपोज इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस r है, तो यहां से यहां तक तो कोई करंट ही नहीं है, कोई करंट तो है नहीं। अगर यहां से यहां तक कोई करंट ही नहीं है तो μ0I/4πd में I की वैल्यू 0। जैसे अगर अंदर की तरफ देखोगे तो अंदर कोई करंट प्रेजेंट ही नहीं है। इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ से और अच्छे समझा जा सकता है कि एम्पियरन लूप बनाए, उसके नीचे अंदर कोई करंट नहीं है। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि अंदर कोई, इसके अंदर तो कोई करंट प्रेजेंट ही नहीं है, जो भी प्रेजेंट है बाहर, तो उसकी वजह से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, तो अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगेगी ही नहीं। तो जब तक कि आप
जैसे अगर मैं एक तरफ B रखूं और एक तरफ R रखूं तो ग्राफिकली जब तक कि मैं रेडियस R तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी 0। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक होलो है, अंदर कोई करंट प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ, जब आउटसाइड की बात करेंगे और मान लेते हैं इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है 2πr या फिर 2πd, डिपेंड करता है कि आपने बाहर कहीं एक्सटर्नल पॉइंट को r माना है कि डिस्टेंस d माना है। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट r, तो अगर ध्यान दें तो क्या b के साथ r का इनवर्स रिलेशन है आउटसाइड ऑफ द वायर? तो अगर आउटसाइड की बात करें कि आउटसाइड ऑफ द वायर क्या सीन है, तो आप कहोगे बी का आर के साथ इनवर्स रिलेशन है, और अंदर होलो वायर के यहां से यहां तक कैसा है? 0। तो इसके बाद आप क्या देखोगे? यहां से इनवर्स रिलेशन है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां से यहां तक 0। ये ग्राफिकल कनेक्शन है जिसका कि आपको ध्यान रखना है, और कॉन्सेप्चुअली भी पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल भी कई बार पूछा गया है, अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको इवन रिसेंट ईयर्स में भी मिल जाएगा कि होलो वायर में यहां से यहां तक कितना करंट है, तो 0। इसके बाद कितना है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आपको ये ध्यान रखना है। केस 1, इसका केस आया भी हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसी क्वेश्चन को देखिए, 2022 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है इनफाइनाइट लॉन्ग होलो कंडक्टिंग वायर विद आर कैरीज अ यूनिफॉर्म करंट अलोंग इट्स सरफेस, यानी कि होलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, चूज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आर। तो ऑब्वियसली है आर तक तो 0 ही होगा और उसके बाद इनवर्स रिलेशन होगा, तो डी ग्राफ इसका प्रॉपर करेक्ट ग्राफ हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट ग्राफ भी है। केस 1 जिसमें हमने किसको पढ़ा है? होलो का केस पढ़ा है। अच्छा, इसी में आ जाइए सेकेंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2, ठीक है, इसमें सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझ गए? सॉलिड सिलिंड्रिकल है। इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है यहां से इस वायर के अंदर, वो पूरे एंटायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होल थ्रू आउट द वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि I इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस एरिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी एरिया के अक्रॉस क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है I के क्रॉस, तो यहां किसी एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, वो आपको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। यस और नो? तो अगर अंदर का करंट निकालना है तो आपको इसके लिए यूनिटरी मेथड से कुछ काम करना है। क्या करना है वो समझिए। इसको एम्पियरन सर्कुलर लॉ से भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आपको इनफाइनाइट वायर का पता है इसलिए मैं यही सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो B का फॉर्मूले के लिए जो ये म्यू नॉट I अपॉन 2πr होता है, ध्यान रखिएगा, ये I उस R के अंदर प्रेजेंट टोटल करंट होता है कि ये इस R के अंदर कितना प्रेजेंट है करंट। ये नहीं कि टोटल करंट ले ले, नहीं, इस R के अंदर जो प्रेजेंट करंट है अपने को उसका लेना है। तो अभी अंदर वाला कैसे निकालें? मान लेते हैं इसके अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I नॉट फ्लो कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो हियर, अच्छा, इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं कैपिटल R है, कैपिटल R इज द रेडियस। तो अगर आप ध्यान देखो तो πr² इज इक्वल टू I नॉट, मतलब जो टोटल करंट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? πr²। तो यूनिट एरिया के पास कितना करंट होगा इसको निकालना है, तो क्या आप लिखेंगे I नॉट बाई पाई कैपिटल R²। यस और नो? ये तो यूनिट एरिया का हो गया। सो जो स्मॉल पाई स्मॉल r² होगा, सो I डैश की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो क्या इस वाले को I नॉट अपॉन पाई कैपिटल R² को क्या मल्टीप्लाई कर दोगे स्मॉल वाले एरिया से, इजंट इट? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई गया और R², सो I डैश की जो वैल्यू है वो I नॉट का स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर टाइम्स इक्वल है। तो जब भी आपको इंटरनली कहीं की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, अंदर किसी भी प्लेस की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, तो इसमें आप क्या करोगे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट
और आई डैश में ये वाली वैल्यू प्लेस कर दोगे आई नॉट अपॉन 2 पाई आर और इनटू ये वाला है आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो एक आर से ये आर कटेगा, तो जो फाइनल फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि सारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, टाइम्स ऑफ आर। ये वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर की। किसी वायर के अंदर, इनफाइनाइट वायर के अंदर अगर हम किसी प्लेस आर पर निकालें तो ये रिलेशन बनेगा। तो ध्यान से देखिए, तो बी और आर का रिलेशन कैसा है, बी और आर एक दूसरे से कैसे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो हियर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बी का आर के साथ कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कैसा, इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इनसाइड द वायर का आता है तो आप ध्यान रखेंगे इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर कभी कल को कैपिटल आर के अंदर और कैपिटल आर के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनानी हो, बी वर्सेस आर का ग्राफ बनाना हो, तो यहां तक तो आप स्ट्रेट वायर ले जाएंगे और इसके बाद ऐसा ग्राफ बना लेंगे। तो ये ग्राफ भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें इंटरनली बी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड बी आर के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन तो मैंने होलो के लिए बताया था, होलो वाला, ये तो डी ऑप्शन आपने चूज कर लिया था। इसी के बाजू में अगर आपसे कभी पूछा जाता कि फुल वायर का बताइए, सॉलिड वायर का बताइए, तो आप ध्यान रखते आप ये वाला ग्राफ चूज कर लेंगे सॉलिड वायर का। अब सॉलिड वायर का ही एक स्पेशल केस है जो मैं यहाँ आपको थोड़ा डिस्कस कर लूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक साथ आपको दो बातें लर्निंग होंगी। पहला लिखा है फिगर ए बी शोज टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन है का मतलब पूरी सॉलिड वायर सिलिंड्रिकल वायर है, तो इसका मतलब ग्राफ होगा तो इसी तरीके का, जीरो वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब इन्होंने इसी में एक नया खेल खेल दिया, कहा कि कैरिंग करंट आई, यानी दोनों वायर में एक वायर थोड़ी पतली है और दूसरी वायर थोड़ी मोटी है, और इन्होंने कहा है दोनों में सेम करंट आई ही फ्लो कर रहा है, इसमें भी आई और इसमें भी आई। अब जरा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करो। आप ग्राफ का तो नेचर होगा तो कैसा, इसी तरीके का, यस और नो, क्योंकि सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है। लेकिन एग्जैक्टली कैसा करेंगे, कैसा, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का कुछ चेंज भी आएगा, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का, जरा वो देखिए। तो इसमें कहा है ए इज लेस देन बी, यानी इसको मान लेते हैं कि ये ए है और इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक क्या है, बी है, ये है, राइट, ए वाला छोटा है। अब पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से सही ग्राफ कौन सा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आई सेम है तो बी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, यहां देखिए, बी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन इनफाइनाइट वायर के लिए 2 पाई आर है, इजंट इट। तो ये तो सारी वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों वायर में आई सेम है, 2 पाई कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब बी का आर के साथ कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन। तो इन दोनों वायर में से जिसका रेडियस कम होगा, जैसे इसका रेडियस कम है, तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत बड़ी होगी, बी विल बी हायर देन व्हाट, B1 विल बी हायर देन व्हाट, B2, इजंट इट। क्यों, क्योंकि B2, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, बड़ा है। अगर इसका रेडियस इससे ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, कौन से वाले की, जिसका रेडियस a है। तो इसमें से a वाले को देखिए, इसमें अगर जब ध्यान देंगे तो इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है, ये a और ये b, ये b और ये a, तो b वाले की मैग्नेटिक फील्ड हाई बताइए, तो ये तो गलत हो गया। यहां बताई है उन्होंने a वाले की ज्यादा, यहां भी a वाले की ज्यादा और यहां भी a वाले की ज्यादा। अब इन तीनों में से कोई एक चूज करना है कि इन तीनों में से सही ग्राफ कौन सा है। ये सर, इन तीनों में से कोई एक चूज करना है। चलिए आइए चूज करते हैं। पहला तो ये पता लग गया कि सरफेस के ऊपर इस डिस्टेंस के ऊपर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत हाई होगी, और दूसरे की क्या होगी, बहुत कम होगी। तो अब आंसर एक और आता है कि ए तक
ए तक ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी और उसके बाद इन्वर्सली है। तो जो भी पॉइंट ए होगा, सपोज ये ए है, इसके बाद इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। अब इन्होंने यहां ये दिखाया हुआ है कि जो ए है, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ये बी वाले से ज्यादा बड़ी वैल्यू बता दी है, ए की वैल्यू ज्यादा है, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा हुआ कि ए बी से क्या है, लेस है। तो ये जो रेडियस है ए, क्या वो बी से छोटा है? तो यहां जब वो अपने मैक्सिमम पे होगा उस वक्त छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वैल्यू छोटी आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। ये वैल्यू कहां आ रही है? सी ऑप्शन में। ए की वैल्यू छोटी है, बी की वैल्यू बड़ी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये गलत हुआ। इसमें ए और बी दोनों को इन्होंने बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर तक, उसके बाद रेडियस के बाद तो इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो ए और बी दोनों की वैल्यू यहाँ एक लाइन में मैच करा दी, तो ये ग्राफ भी गड़बड़ हो गया। इसका मतलब जो सही ग्राफ है क्या है, वो ये, क्योंकि यहाँ ये ए का मतलब ये ए नहीं है, ये फॉर ए, ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर ए। तो ये ग्राफ ए के लिए है, लेकिन ए की एक्चुअल वैल्यू क्या बी से छोटी है? ए वाली वैल्यू यहां लाई करेगी इस पॉइंट के ऊपर। तो ये ए छोटा होना चाहिए बी के रेस्पेक्ट में। नीचे वाला ग्राफ बी का है, तो बी की वैल्यू, रेडियस बड़ा है तो उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ सी ऑप्शन नहीं करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ, और साथ में ये भी पता लगा कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए, सॉलिड वायर के लिए आपको कैसे अंदर और बाहर, क्योंकि बाहर का तो हमने कर लिया था, अंदर का क्या होना है, अंदर वाले के इनफाइनाइट केस को बहुत अच्छे से एम्बियर सर्कुलर लॉ से भी समझते हैं, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। बाकी आपने अंदर और बाहर दोनों के फॉर्मूलाज यहाँ कर लिए हैं। अच्छा, सेम यही क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस भी पूछा गया है 2024 में ही। लॉन्ग वायर है, उसका रेडियस ए है, करंट आई कैरी कर रहा है, और पूछा गया है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 and 2a। मतलब अगर ये वायर है और इसका रेडियस मान लेते हैं यहां से यहां तक a है, तो इन्होंने पूछा है कि यहां कहीं a/2 और यहां कहीं 2a, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अंदर का की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड मैंने अभी बताया, क्या, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन, अगर आप ध्यान देंगे तो म्यू नॉट आई नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, और इंटू आर आर का मतलब a/2, ये हो जाएगा अंदर की कहानी, इजंट इट। आप चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इसको काट लें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन, ये हो जाएगा पाई 2 a, इजंट इट। ये हो जाएगा फॉर्मूला, वैल्यू किसकी, इनसाइड की। आर की वैल्यू यहाँ ए लिखा था, और कैपिटल आर होता है यानी उसकी होल रेडियस होती है, वो यहाँ लिखा है। फॉर्मूला आप पीछे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया है, ये वाला। और इसमें देख लीजिए फाइनल क्या फॉर्म, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 r² टाइम्स ऑफ आर, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 r² टाइम्स ऑफ, अच्छा 2 मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, आप यहाँ से 2 एक और लगा सकते हैं, 2 a², तो यहाँ 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। हालांकि रेशियो में कोई गड़बड़ी नहीं आती अगर हम छोड़ भी देते तो, लेकिन वो गलत है, फॉर्मूला है, हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तो 2 a² a/2। अच्छा जी, चलिए बी आउटसाइड का देख लेते हैं। अब किसी इनफाइनाइट वायर के लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2πd, तो 2π और d की वैल्यू कितनी है, तो आंसर इज 2a। तो 2a, यहाँ 2a लिखोगे तो 2a का मतलब कितना हुआ, म्यू नॉट आई नॉट, इसको आई नॉट मानी, अपॉन 2 × 2 4, तो 4πa। आप देखिएगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में अंतर है क्या कोई, तो आंसर इज नहीं, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब b1 और b2 दोनों का रेशियो 1:1 सेम आ जाएगा, 1:1। तो 1:1 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि b1/b2 इज इक्वल टू 1:1। आई होप आपको क्लियर हुआ कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इनसाइड और आउटसाइड का, तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आई होप आपको क्लियर हुई स्टोरी कि क्या इनफाइनाइट स्टेट वायर में करेंगे क्या। थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मान लेते हैं कि आप क्या करते हो, किसी स्ट्रेट वायर को चेंज करते हो थोड़ा अलग अलग फॉर्मेट में। जैसे कि वायर से आपने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, केस ऑफ स्क्वायर लूप,
राइट। स्क्वायर लूप कैसे बनाया कि जैसे एक वायर है और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, राइट। अब आपसे पूछा गया कि बताओ यहां से करंट आया और यहां से चला गया, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर फ्रेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर रेक्टेंगल वाला तो आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर में दो केसेस होते हैं, दोनों बताऊंगा। सबसे पहले तो एक का बताइए, यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट घूमता हुआ फिर यहां से आया और फिर यहां से वापस हो गया। पोलैरिटी चलिए चेक करिए, लेफ्ट में नॉर्थ क्रॉस और राइट में साउथ, तो डॉट पोलैरिटी होगी। फ्लो के लेफ्ट में नॉर्थ और राइट में साउथ, तो इसकी भी साउथ पोलैरिटी होगी। लेफ्ट में फ्लो के लेफ्ट लेफ्ट में नॉर्थ और राइट में साउथ, यानी पोलैरिटी साउथ होगी। फिर यहाँ फ्लो इस डायरेक्शन में है तो फ्लो के लेफ्ट में नॉर्थ, यानी यहाँ क्रॉस और राइट में साउथ। तो क्या इन चारों की पोलैरिटी सेम है? अगर चारों की पोलैरिटी सेम है, इसका मतलब चारों का एड ऑन होगा। इन चारों सेगमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा है चारों की, तो चारों के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे आप? आंसर ही सम करोगे, ऐड करोगे। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब सबकी मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल कैसी है? साउथ पोलैरिटी के साथ है। तो अगर ध्यान दें तो क्या यहाँ जो बी नेट होगा, क्या वो 4 टाइम्स ऑफ B1 होगा? एक का निकालो और उसका 4 टाइम्स कर लो, क्योंकि चारों आइडेंटिकल है। एक और बात, अगर कल को यहां से एंगल निकाल लें तो क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या ये एंगल 45 और ये एंगल 45 हो जाएगा? इजंट इट? तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं। मान लिया इसका रेडियस a है, सॉरी साइड a है स्क्वायर का, तो ये वाली जो यहां से यहां तक की गैप हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू a/2, इजंट इट? तो आप जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा बी नेट, वो क्या लिखोगे? 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। डी का मतलब कितना होता है? a/2, इजंट इट? a/2 डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है a/2 और इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 45 है, बीटा की वैल्यू भी 45 है, तो साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, आपको ध्यान है कितना होता है? √2। एक बार फिर बताता हूं, क्या इसको लिख सकते हैं 2/√2, और 2/√2 का सिंप्लीफिकेशन कितना होता है? √2। तो ओवरऑल यहाँ क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा, दोनों का समेशन। आई होप आपको ये कहानी क्लियर है। तो अगर इन दोनों का समेशन √2 आ गया तो आप 4 से 4 काटेंगे और ये 2 इधर आ जाएगा। सो बी नेट का जो फार्मूला आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन, और यहां लिख सकते हैं पाई टाइम्स ऑफ ए, और यहां आ जाएगा 2√2 इज द राइट आंसर। तो जो भी उसकी साइड दे रखी होगी, जो भी करंट दे रखा होगा, उसकी डायरेक्ट वैल्यू सिंप्लीफाई करके आप किसी भी स्क्वायर फ्रेम के लिए ये फॉर्मूला यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जहां से ये ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे आ रहा है। हाँ, अगर इसी में इसको आगे एक फॉर्मेट के साथ बताऊंगा मैं, इसको केस नंबर 2, अगर मान लिया कि ये वायर, ये लूप कुछ ऐसे होता और यहां से करंट आता और यहां से चला जाता, यहां से चला जाता, और पूछा जाता कि यहां मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी, तो आप ध्यान रखेंगे यहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाता 0। क्यों? क्योंकि फ्लो यहां से जाता और यहां से जाता। सपोज कि यहां से चला गया तो इसकी पोलैरिटी कैसे होती? क्रॉस, और इसकी पोलैरिटी हो जाती डॉट, और फिर इसकी पोलैरिटी हो जाती क्रॉस और इधर की तरफ हो जाती डॉट। तो क्रॉस एक दूसरे के अपोज करते, तो जितना इसका सम उतना ही इसका माइनस, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। कैसे? फिर से समझिए, यहां इसका क्रॉस और यहां इसका डॉट, तो 2 डॉट, और जब करंट यहां से फ्लो करता हुआ ऐसे जाता तो 2 क्रॉस, यहां 2 क्रॉस, तो 2 क्रॉस 2 डॉट के बराबर इक्वल एंड अपोजिट हो जाते, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, तो यहां ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता। तो किसी भी लूप में कहीं से करंट आए और कहीं जाए, आप सोच रहे होंगे कि कहीं जाए का मतलब यहां से गया तब तो समझ आया, लेकिन अगर करंट यहां से जाए तो, जैसे कल को कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा है और यहां से गया और यहां से चला गया, तब तो यहां ये तो 3 वायर है, इसकी पोलैरिटी नॉर्थ S1 N2 S2, और ये थर्ड है N3 और S3, और ये चौथा सेगमेंट है
तो इसके फ्लो के लेफ्ट में यानी N4, यानी यहाँ नॉर्थ सिर्फ एक का है नीचे वाले का, और साउथ 1, 2 और 3 का है, तो फिर 0 होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज अभी भी 0 होगा। कारण सुनिए, कारण है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी R है और इसकी R है, तो R R R 3R है इधर का और सिंगल R है इसका, तो इसमें जो करंट हो जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ I नॉट हो जाएगा। जिसकी रेजिस्टेंस जितनी कम, करंट उतनी ज्यादा। तो अगर इसमें करंट I नॉट फ्लो कर रहा है तो यहाँ 3 I नॉट हो जाएगा। तो I और R म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, तो I के डायरेक्टली और R के इनवर्सली। तो अगर I 3 टाइम्स बढ़ गया और ये 3 कॉन्जुगेट हो गए तो बात तो बराबर ही हुआ, यस और नो? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, किसी भी क्लोज सेगमेंट में करंट अगर एक जगह से आ रही है और दूसरी जगह जा रही है तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? 0 होता है। ऑलवेज ध्यान रखना है, केस कैसा है? 0 है। तो आई होप कि आपको इस बात की क्लैरिटी मिली, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे केस में जहां एक तरफ आ रही है, और ये सिर्फ यही नहीं काम करेगा, कल को किसी गोल गोल लूप के लिए भी काम करेगा, कि कोई करंट यहां से आया और यहां चला गया, बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी? तो 0। चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, कहीं से जाए, सेंटर में ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? 0। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? 0। इसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू आप इसको याद रखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था, और साथ में किसी स्क्वायर फ्रेम में आना और जाना नहीं है, आकर के वापस चला गया, उसी सेम पॉइंट से वापस चला गया, तो इस केस में हम लोग 0 नहीं होगा। इस केस में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको ये बात की क्लैरिटी मिली। आइए एक और कहानी हमको समझाऊं। बी ड्यू टू रेक्टेंगल। अब मान लेते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो हमें इसका पता होना चाहिए कि अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका हम लोग क्या करेंगे। तो आइए समझते हैं इसमें। मान लेते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है, राइट, और बीच में निकालना है। अब आप ध्यान देंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी b/2 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी a/2। अब ये वाले एंगल अलग होंगे और ये वाले एंगल अलग होंगे, यस और नो? ये वाले एंगल θ1 और इस वाले को θ2 और θ2 मान लेते हैं। अभी कहानी में देखिए थोड़ा ट्विस्ट है, ये एक वायर और ये एक वायर, ये ऐसे नहीं है, यहां ऐसे समझिए कि वायर ऐसे आ रही है करंट और ऐसे चली जा रही है, कैसे भी आए इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि करंट ऐसा रिवॉल्व करता हुआ, ऐसा लूप बनाता हुआ आ गया, चारों की पोलैरिटी यहां साउथ है, सेम पोलैरिटी है, चारों का एड ऑन करेंगे, लेकिन चार में से इस वाली वायर का और इस वाली वायर का एंगल सेम बनेगा, ये भी θ1 ये भी θ2, और ऊपर वाला और नीचे वाला ये सेम एंगल होगा, θ2 और θ2। अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों एंगल, ये दोनों है, ये वायर सिमेट्रिक है इस वायर के, ये वायर इस वायर के। तो अगर मैं एक को B1 मान लूं तो यहां जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ B1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ B2। आई होप आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर एक का, इसको मान लेते हैं 1 और इसकी वजह से मान लेते हैं 2, तो इसका B1 का डबल करोगे और फिर B2 का डबल करोगे, तो ये डबल डबल वाली लॉजिक आपको याद रखनी है, दोनों का क्या करना है? डबल डबल। तो चलिए पहले एक का निकालें और थोड़ी एंगल भी समझिए। अगर यहां से यहां तक कल को अगर साइन अल्फा निकालना होगा तो ये वाला थीटा तो आपको पता होगा, तो अगर ये पूरा a है तो ये हो जाएगा a/2 और ये वाली साइड b/2। ऐसे ही अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना है? ये b/2 और ये पूरा कितना है? a/2। तो यहां अगर देखा जाए तो साइन θ1 की जो वैल्यू होगी, साइन θ1 का मतलब ये वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप ध्यान दीजिए, तो परपेंडिकुलर कितना है? तो आंसर इज a/2 और हाइपोटेनियस कितना होगा? रूट ऑफ a² 4 प्लस b² 4। ये कैसे लिख दिया, समझ आया भाई? ये वाला a/2 है, ये वाला b/2 है, तो a/2 का स्क्वायर यानी a² 4, a² 4 का अंडर रूट, क्या ये आ गया साइन θ1? तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसको लिख सकते हैं a/2 अपॉन रूट में a² प्लस b²
और डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से 2 कटा, तो साइन थीटा 1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो आंसर इज a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन थीटा 1 इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसका ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा 1 कितना है, दिस। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा 2 निकालोगे सिमिलरली, तो आप ध्यान रखोगे साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, बस a की जगह वहां क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ये साइन थीटा 2 है। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, क्योंकि कल को जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। चलिए आइए जरा बी नेट निकालें। सो मैंने क्या कहा था, 2 टाइम्स ऑफ b1 का मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहां लिख देंगे 4 पाई, और 1 निकाल रहे, 1 का मतलब इस सेगमेंट की वजह से, तो ये डिस्टेंस है b बाई 2, तो यहां लिख देंगे b बाई 2, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एक का, और उसका डबल करेंगे, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या यहां डबल कर दें, क्योंकि एक एंगल का दूसरा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 2 साइन थीटा 1, तो 2 इंटू, और सीधा सीधा ये क्या लिख लेंगे, a अपॉन रूट में कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप आपको ये बात ध्यान रहेगा। अब आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं, 2 और 2 से इस 4 को काट लेंगे और 2 ऊपर आ जाएगा, तो जो बी नेट का फॉर्मूला, अच्छा प्लस थोड़ा सा आगे बढ़े, b2 की बात करें, तो b2 की बात करेंगे तो फिर से 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहाँ अब a बाई 2 आ जाएगा, जैसे यहाँ b बाई 2 है, इस वाले सेगमेंट में a बाई 2 आ जाएगा, और इंटू 2 इंटू, और यहाँ आ जाएगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने ये 2 टाइम्स ऑफ b1 और 2 टाइम्स ऑफ b2, मैंने दोनों को अलग अलग निकाला है और सिंप्लीफाई किया हुआ है। आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी मिल रही है। तो इसके सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, 2 से 2 कटा, तो जो बी नेट का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए ये 2 यहाँ भी है, 2 डिवाइड के डिवाइड में है, ऊपर आ जाएगा, तो 2 कॉमन है दोनों में, म्यू नॉट आई भी कॉमन है, और क्या क्या कॉमन है, और देखेंगे ध्यान से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा a बाई बी, तो ये आ सकता है a बाई बी, और प्लस यहां क्या बचा, तो b बाई ए, ये आ गया b बाई ए। ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन इसका। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई, अच्छा यहाँ पाई भी था, देखिए पाई छूटा हुआ है, तो यहाँ पाई भी ले लेंगे बाहर आउटसाइड में, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई को भी ले लिया मैंने बाहर। अब क्या है कि 2 म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई अपॉन पाई, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो किया ही है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, इजंट इट, ए बी का एलसीएम ये आ जाएगा। तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1 से सिंप्लीफाई करोगे तो ये रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बी नेट का जो फॉर्मूला आया वो आया 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन व्हाट, पाई, और नीचे ए बी आ जाएगा, और ऊपर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला नेट मैग्नेटिक फील्ड का कहीं ना कहीं आ गया, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये रेक्टेंगल के लिए, फॉर रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगुलर ब्लॉक जब भी आएगा तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक बात समझिए, मान लिया स्क्वायर वाला केस यहां से निकालना होता, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ओके, सो वापस आते हैं एक बार। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर इसी केस से हम लोग अगर इसी में केस बना देते स्क्वायर का, स्पेशल केस बना देते, मतलब स्क्वायर वाला अगर आप यहां डिस्कस करते स्पेशल केस, तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इफ a इज इक्वल टू बी, मान लेते हैं a b के क्या है, बराबर है, स्क्वायर का केस आ गया, तो इसी रिलेशन को आप क्या लिखते, अगर आप ध्यान दो तो म्यू नॉट आई, और 2 म्यू नॉट आई तो रहता ही, और पाई
ए बी अगर सेम है, ए बराबर है, तो क्या पाई ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, इजंट इट? और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो √2 ए स्क्वायर में से ए अगर बाहर आ गया तो क्या ए √2 लिखा जा सकता था? यस और नो? तो ए से एक ए की पावर कट जाता, तो बचता क्या ओवरऑल? अगर आप ध्यान दें तो बी नेट का जो फॉर्मूला बचता वो बचता म्यू नॉट आई अपॉन, और पाई टाइम्स ऑफ ए तो रहता ही, और क्या आ जाता 2√2। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद आएगा। कहाँ? अगर आप पीछे थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ और आप देखो कि हमने कुछ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बनाया था, तो क्या म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 2√2 ही निकाला था? म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 2√2। तो क्या एज इट इज यहां भी अगर आप देखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 2√2 आ गया। तो रेक्टेंगल वाले में ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बड़े ही स्पेशल सा फॉर्मूला है और कई बार काम आता है। तो रेक्टेंगुलर के जितने भी ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको इस बात की क्लैरिटी मिली कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज इट इज इसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए एक और केस आपको यहीं बता दूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो उसको भी यहीं थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं, चक्कर ये है कि जब कभी जरूरत पड़ती है, सर रुकिएगा एक सेकेंड, यस आई, जब भी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि पार्टिकल रेक्टेंगुलर ना हो कि ट्रायंगुलर हो, ऐसा भी हो सकता है। केस ऑफ ट्रायंगल इसको कहते हैं, केस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का मतलब मान लिया हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है मान लिया, और पूछा जाए इसकी वजह से बताइए, लेकिन कैसा है, यहां से क्या ये वायर अलग है और ये वायर अलग है, मतलब जाने का अलग है और आने का अलग है, ऐसा मान लेते हैं। तो करंट ऐसे जाएगी, अगर मान लो यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, तो इसे ऐसे गई और वापस ऐसे आ गई, ऐसे घूमती हुई आ गई। अगर इधर से जाती और इधर से जाती, अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक होता तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता, लेकिन यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, करंट का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है, घूमता हुआ ऐसे आ रहा है, पोलैरिटी सेम है। अब ऐसे में मान लिया साइड ए और ए है, अभी आपको निकालना होता तो आप क्या करते? तो बड़ा ही खूबसूरत लॉजिक, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इजंट इट? तो पहले तो यहां से यहां तो निकाल लेते, तो ये 60 का आधा 30 और ये भी कितना होता 30, तो 30 60 हो जाता, और तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 60 माइनस दिस तो 120, इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। तो अब मान लेते हैं अगर करंट आई आ रहा है तो बी नेट जो होगा क्या वो 3 टाइम्स ऑफ B1 होगा, मतलब एक का जितना होगा उसका 3, 1, 2 और 3 तीनों का एड ऑन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि B1 कैसे निकालें, B1। अब B1 निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, म्यू नॉट आई तो रहेगा ही, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिस्टेंस कैसे निकालें, ये वाले D। तो आपको ध्यान होगा क्या ये D इस पूरी लेंथ का 1/3 है, या फिर ये इसके बराबर है, ये भी D होगी? क्या इस वाली लेंथ का 1/3 होता है यहां से यहां तक, इस पूरे का ये 1/3 होता है, ये आपको पता होगा, ये 2/3 होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है, ये A है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट A cos 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा अगर ध्यान देंगे तो, ये अगर A है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट A sin 60 डिग्री, और A sin 60 डिग्री का 1/3, तो क्या यहां लिख सकते हैं A sin 60 डिग्री, नहीं नीचे D की जगह A sin 60 डिग्री और डिवाइड बाई 3, D की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, थोड़ा पता नहीं कितना समझ आ रहा है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि हियर अगर इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना दूं, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, ये वाला A है, तो क्या ये वाला हो जाएगा A sin 60 डिग्री, सामने वाला ये A cos 60 डिग्री, ये A sin 60 डिग्री, तो A sin 60 डिग्री और इसका 1/3 ये वाला पार्ट है जो कि D के बराबर है,
तो क्या डी ए साइन 60 डिग्री का 1/3 हो जाएगा। बस ये लॉजिक ध्यान रखनी थी। तो ये डी आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यानी साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू आपको शायद ध्यान है √3/2, तो डबल कर देंगे तो 2 इंटू √3/2, बस कहानी खत्म, सॉल्व हो गया। सारी वैल्यूज अब हमें पता है। 2 से 2 काट सकते हो, 4 पाई है ही, ए की वैल्यू है, ये 3 और 3 ऊपर आके 9 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स यानी 9 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू फिर से √3/2, तो √3 और बाई 2 का मतलब 2 ऊपर ले सकते हैं और इंटू √3, तो √3 से √3 काट दोगे तो 2, और ये 2 से ये 2 काट दोगे तो 2 आ जाएगा। फिर ओवरऑल क्या बचेगा, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ओवरऑल ये रिलेशन बचेगा कैसा, बी नेट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये 2 कट चुका है तो म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये बचा किसकी वजह से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तब जब करंट रिवर्स होकर के वापस वहीं से एग्जिट कर रहा है, तो ऊपर म्यू नॉट आई 2 से ये कट ही चुका है, √3 गायब हो चुका है, तो नीचे 2 पाई बचा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और ए टाइम्स और आया। तो आप ये थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना। आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा जो मैं यहाँ कहना चाह रहा था, कि अगर कोई रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब, और रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो वायर सेगमेंट की वजह से जितने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये ओवरऑल उसकी स्टोरी रही है। तो दिस इज द सीन कि क्या है। इसी में एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, आइए छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट और खत्म करते हैं इसको। एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इसमें इन्होंने ऐसा कुछ करा हुआ है और एक वायर इस तरीके से जा रही है, और उसका दे रखा है 3 और यहाँ 4 0, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, और पूछा हुआ है कि अगर इसमें करंट आई नॉट जा रहा है तो बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कितनी है। अब प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, सबसे पहले तो ये वाली डिस्टेंस, अगर ये 3 4 है और ये 5 है, तो क्या ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, इजंट इट, और ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, ये बात तो आपको पता ही है। तो अगर ये 4 है और ये 37 है, यहाँ एक 90 डिग्री प्लॉट कर दो, यस और नो, तो हाइपोटेनियस 4 है और परपेंडिकुलर निकालना है डी, तो क्या आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो साइन 37 डिग्री इज इक्वल्स टू d/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यस और नो, तो d विल बी इक्वल्स टू व्हाट 4, और साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, तो आप लिख सकते हैं 12/5। ये आ गया कौन सा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस। अब ये वाला एंगल देखिए, अगर ये 37 डिग्री है तो ये वाला हो जाएगा 53 डिग्री, और ये अगर 53 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। तो आपने देखा आसानी से निकल गया डिस्टेंस भी, और अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन अल्फा यानी साइन 53 डिग्री और प्लस साइन 37 डिग्री, बस आसानी से सॉल्व करके निकाल लेंगे और देख लेंगे कि इसका फाइनल आंसर कितना बनता है। अगर आई नॉट के फॉर्म में और निकालना है तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और डी की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो 12/5, और साइन 53 डिग्री की वैल्यू अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया है 4/5, और साइन 30 डिग्री 3/5, तो मतलब इस तरीके से आप इसको सम अप करके सिंप्लीफाई तो चाहो तो कर सकते हो। तो ये अगर ऊपर आ जाएगा तो म्यू नॉट आई वैल्यूज भी देख लेंगे 4 पाई, और इसको चाहो तो लिख सकते हो 5/12, और इसको चाहो तो लिख सकते हो 7/5, तो 5 से 5 कटा, तो ओवरऑल आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, और ये 4 पाई तो यहाँ पाई लिख दो, और 4 12 से डिवाइड होगा तो 7/48 टाइम्स 7/48 का मतलब अप्रॉक्स 1/7 749 होता है, तो 1/7 1/7 का मतलब 0.1415 के आसपास आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो म्यू नॉट आई नॉट अपॉन पाई
तो 0.15 के आसपास का आंसर ये सेकंड है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको पता लग गया कि खेल क्या था। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन निकालना होगा तो अक्सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको मैंने पहले भी कराया हुआ है, बताया हुआ है, तो उसका ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ स्ट्रक्चर्स का इन्होंने पूछा है, जैसे ये स्क्वायर है, हमने निकाल लिया है, एक नॉर्थ है एक साउथ है और सेम डिस्टेंस है, तो दोनों का जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वायर में करंट बाहर आ रहा है और इसमें करंट अंदर जा रहा है, तो दोनों की पोलैरिटी कैसी होगी? अपोजिट हो जाएगी। जैसे एक वायर यहाँ है, ऐसे जा रहा है, और एक वायर नीचे आ रहा है, तो इसमें नॉर्थ और साउथ और इसमें नॉर्थ और साउथ, तो बताइए सेम पोलैरिटी हुई या अपोजिट पोलैरिटी हुई? तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे, अगर सेम वायर है, लाइक ऐसा पैरेलल वायर है और इसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, तब पोलैरिटी जीरो होती है, N1 S1, और फिर इसकी वजह से N2 और S2, तो अंदर अपोजिट पोलैरिटी हो गई तो B हो जाएगा जीरो। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रही है तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रही है तो 2 टाइम्स ऑफ एड ऑन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो हो जाएगा, एक में डॉट है मतलब करंट बाहर आ रहा है, एक में क्रॉस जिसमें करंट अंदर जा रहा है, तो दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अपोजिट होने की वजह से यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फार्मूला, सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली कि अगर दो वायर हैं और दोनों में अपोजिट करंट है तो उनकी पोलैरिटी सेम हो जाती है, तो डबल हो जाएगी। इनफाइनाइट है तो इसका डबल, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, म्यू नॉट अपॉन पाई आर। ऐसे ही आ जाइए, 4 वायर हैं, यहाँ 1 2 3 4, और चारों की पोलैरिटी सपोज डॉट 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 है, चारों की पोलैरिटी क्या है? सेम है। तो चारों की वजह से यहाँ अगर देखें सेम डायरेक्शन हो गई तो चारों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे और जीरो हो जाएगा। ये वाला केस है 60 और 30, तो इस पोर्शन का निकालना मैंने बता रखा है आपको थोड़ी देर पहले, जब मैंने फाइनाइट का एक स्पेशल केस कराया था, केस नंबर 4, उसमें ये वाला है। ऐसे ही कोई वायर ऐसे जा रही है और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ से करंट ऐसे जा रही है और यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट 2 डायरेक्शन में अलग अलग जा रही है। तो मैंने कहा ही था आपको कि जहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है? जीरो। विद लॉजिक में बता चुका हूँ। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स की मैग्नेटिक फील्ड भी आपको निकालनी आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आई। बहुत सारे केसेस थे, मैंने कोशिश करी है कि वायर, स्ट्रेट वायर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको यहाँ सिग्निफाई करने की कोशिश की है। अब बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अगले लेक्चर में मैं सर्कुलर लूप की चर्चा करूंगा, तो लूप समझेंगे, एक्सियल, सेंटर, और उसके सारे केसेस की एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।